हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। दोस्तों, हम लोग आज इस वीडियो में क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 2 जल का हम लोग अभ्यास का हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं, इसका अभ्यास का सवाल में क्या क्या है उसको एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला दिया गया अभ्यास का, ठीक है। पहला इसका सवाल है कि सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए, ठीक है। इसमें से विकल्प वाला क्वेश्चन दिया गया है, तो सवाल को पढ़ना है और जो उसका सही विकल्प है उस पर टिक लगाना है। पहला सवाल दिया है कि निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया बादल के बनने में शामिल है। वाष्पन का नंबर में दिया है, ख में दिया है संघनन, ग में दिया है वाष्पन के बाद संघनन, इसके बाद घ में दिया है ऊर्ध्वपातन। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ग नंबर, ठीक है। क्योंकि पहले वाष्पन होता है बाद में संघनन होता है, और यहाँ से वाष्पन होके जब उड़ता है हवा के साथ में तो ऊपर जाके संघनन होकर बादल बन जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग का, पहला का ग। दूसरा देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन बाढ़ से संबंधित नहीं है। इसमें जो दिया गया है चार ऑप्शन, जो बताना है कौन है जो बाढ़ से संबंधित नहीं है, उसको छांटना है। मतलब कि जान माल की क्षति, तो ये तो इससे है। और बाढ़ जब आती है तो जान माल का तो क्षति होता है, नुकसान तो इसमें होता है। दूसरा है मिट्टी का अपरदन। अपरदन का मतलब होता है कि मिट्टी का बहाव, तो यहाँ से वहाँ बह के चला जाता है, तो ये भी है। गाँव में बीमारियों का कम होना, तो ये इसका आंसर यही होगा, ठीक है। क्योंकि जब बाढ़ आती है तो बीमारी कम नहीं होता है, बीमारी बढ़ जाती है, क्योंकि वो बहुत सा प्रदूषण फैला देती है, पर गंदा उंदा लेके आती है और सब जमा करके चल जाती है, तो उससे बीमारी फैलती है। तो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। अब पेयजल का दूषित तो ये तो होबे करता है इसका, तो ये था पहला का। हम लोग इसको सॉल्व किए। चले इसका सवाल नंबर दूसरा का, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला सवाल है कि जल को वाष्प में परिवर्तन करने के प्रक्रम को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तब जल है, जल को जो हम लोग गर्म करते हैं तो वाष्प में परिवर्तन हो जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं वाष्पन। क्या लिख देते हैं? वाष्पन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें है कि कुओं में जल की आपूर्ति से होती है। तो कहाँ से होती है इसमें जल कुएं में? तो इसका होता है भौम जल से, ठीक है। भौम जल, भौम जल से इसका आपूर्ति होता है। नंबर तीसरा देखते हैं हम लोग कि पौधे के वाष्पन द्वारा जल की क्षति कहलाती है। जब पौधे है उसको वाष्पन जो करता है, जब पौधे में जड़ों के द्वारा जब पत्तियों तक जाता है उसमें जल, तो पूरा जल को उपयोग करते नहीं है, तो कुछ क्या करती है, कुछ जल को छोड़ती है अपने पत्तों में, जो उसके थे छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उसके द्वारा उसको क्या करते हैं, जल को छोड़ देते हैं। तो उसको हम बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। तो था सवाल नंबर दूसरा का सॉल्व किए। आइए देखते हैं सवाल नंबर तीसरा। आइए दोस्तों देखते हैं अब हम लोग सवाल नंबर तीसरा। इसमें दिया गया है कि ऐसे क्रियाकलापों को लिखिए जिसमें एक बाल्टी पानी से अधिक की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसमें बोला है ऐसा बताना है कि इसमें जो लोग काम करते हैं उसमें एक से अधिक बाल्टी, उसमें एक बाल्टी का पानी उसमें ज़्यादा लगता है। तो कौन कौन सा ऐसा इसमें काम है? तो हम लोग जो करते थे, नहाने का काम हो गया, कपड़ा धोने का काम हो गया, है कि नहीं? इसमें क्या लगता है, एक बाल्टी से ज़्यादा पानी लगता है। चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा का कि एक बाल्टी से अधिक पानी का आवश्यकता होने वाले निम्न क्रियाकलाप हैं। पहला क्या? स्नान करने में, कपड़े धोने में, तीसरा बर्तन धोने में, इसके बाद 4 नंबर पर है फर्श को साफ करने में। इसके बाद हम आगे भी लिख सकते हैं कि शौचालय में भी उसका हो सकता है, और पेड़ पौधे में जो पानी भी देते हैं उसमें भी एक बाल्टी से ज़्यादा पानी लगता है। तो इस तरह से बहुत सारे इसका क्रियाकलाप हो सकता है। तो ये था सवाल नंबर तीसरा का। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 4। देखिए सवाल नंबर 4 है कि जल चक्र का चित्र बनाइए। किसी किसी का जल चित्र जो होता है उसको बनाना है चित्र। तो आइए देखते हैं किताब में इसका जल चित्र कैसे बनाया गया, जल चक्र का चित्र।
देखिए ये जो दिखाया गया चित्र, जल चक्र का ये चित्र, इसको क्या करना है, ड्रॉ करना है। ड्रॉ कैसे करना है, देखिए यहाँ से, ये देखिए तालाब उलाब है यहाँ पे। जब धूप निकलती है तो यहीं से क्या था, जो धूप निकलती है तो गर्मी से जल गर्म होके वाष्प बन के क्या था ऊपर चला जाता है, और जो पत्ता होता है भी छोड़ता है तो वो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ये भी क्या ऊपर चला जाता है, और यहाँ पर जाकर तो संघनित हो जाता है, यानी जमा, फिर जमा होकर पुनः बारिश बन के तो क्या कहते हैं आप पे गिर जाती है। तो इसका जल चक्र है, यह इधर से गिर रही है, फिर इधर से जा रही है, इधर से गिर इधर से जा रही है। तो इसी को चित्र को बना देना है। तो जगह सवाल नंबर 4 का। आज देखते हैं सवाल नंबर हम लोग 5। तो सवाल नंबर 5 में जो बताना कि सूखा क्या है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसे लिखना है। पहले बताना कि सूखा क्या है या किसे कहते हैं, और सूखा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की क्या क्या परेशानियां होती है उसको लिखना है। चलिए हम इसको लिखते हैं आंसर को। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 5 का आंसर। देखिए सबसे पहले समझते हैं सूखा या सुखाड़ किसे कहते हैं, कि जब ज़्यादा दिनों तक बारिश ना हो तो वायुमंडल गर्म हो जाता है। ठीक है, बहुत दिनों से जब बारिश नहीं होता है तो क्या होता है, वायुमंडल क्या होता है, गर्म हो जाता है, जिसके कारण नदी, तालाब, झरना आदि सूखने लगते हैं, जिसे सूखा या सुखाड़ कहते हैं। जब बहुत दिन से बारिश नहीं होती है तो क्या होता है, वायुमंडल गर्म हो जाता है, और गर्म होने के कारण जो नदी तालाब का पानी है सो बहुत जल्दी वाष्प बन के उड़ने लगता है, और जब उड़ने लगता है तो पानी क्या कमी होने लगता है और सूख जाता है। तो उसी को क्या बोलते हैं, सूखा या सुखाड़ बोलते हैं। अब इसका एक ग्लास जो दिया था उसमें कि सूखा क्षेत्र में जो रहता है उन लोगों को क्या क्या परेशानियाँ होती है। तो लिखें कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को निम्न प्रकार की परेशानियाँ का सामना करना पड़ता है। क्या क्या है देखते हैं। पहला, पीने की पानी में कमी। अब मान लो बारिश नहीं होगा तो सबसे पहला क्या है, पीने का पानी का जो कमी हो जाएगा, सब कुछ कुआं तालाब झरना सूख जाएगा तो फिर पिएगा कहाँ से। दूसरा है फसल की उत्पादन में कमी। जब बारिश ही नहीं होगी तो फिर फसल में उसका कैसे लगेगा, जब आदमी पीने का नहीं रहेगा तो फिर फसल में पानी कहाँ से देगा, उसको फसल नहीं लगेगा तो उसको उत्पादन कमी हो जाएगा। तीसरा है कि खाद और चारा में भी कमी। खाद का मतलब होता है वही फसल हो गया, क्योंकि उसका जब बारिश नहीं होगी तो फिर खेती कहाँ से लगेगा, और जब खेती नहीं होगा तो फिर वो खाद पदार्थ कहाँ से मिलेगा। और चारा का मतलब होता है जो हम लोग गाय बैल को जो देते हैं, यानी घास उस है, तो भी क्या नहीं निकलेगी, जब बारिश होगी नहीं तो कहाँ से उस होगा, तो उसमें भी दिक्कत हो जाता है। तो चौथा है कि दैनिक जीवन में पानी के बिना कई परेशानियाँ होती है, जैसे कि खाना पकाना, कपड़ा धोना, बर्तन धोना तथा स्नान करना इत्यादि। इस सब क्या दैनिक जीवन का परेशानी है। तो इस तरह से हम लोग परेशानी को लिख सकते हैं। तो ये था सवाल नंबर 5। आई होप आप लोग को अच्छा समझ में आएगा, और आप लोग को अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल के साथ आप लोग जुड़ जाइएगा। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 6 का। देखिए सवाल नंबर 6, हम लोग 5 देखें और 6 नंबर है कि चश्मों के लेंस को साफ करने के लिए लोग उस पर फूंक मारते हैं, इससे लेंस भीग जाते हैं, ऐसा क्यों होता है समझाइए। और देखिए हम लोग जब चश्मा पे जब फूंक मारते हैं साफ़ करने के लिए, या किसी भी कांच के ऊपर फूंक मारते हैं तो उस पर भीग जाता है, उस पर हल्का हल्का पानी की बूंद चला जाता है। तो बोलता है ऐसा क्यों होता है, समझाने के लिए बोलते हैं। तो इसको लिखते हैं इसका आंसर। देखिए 6 नंबर का आंसर है कि फूंक मारते समय चश्मे के लेंस पर भीग जाता है। क्यों भीग जाता है, क्योंकि मुंह से निकलने वाली हवा या वायु में जल वाष्प का अंश होता है जो लेंस पर संघनित हो जाती है, यानी जमा हो जाता है, जिसके कारण लेंस भीग जाता है। हम लोग जानते हैं कि जो हवा होता है, हवा जो उसमें जो हवा होता है, वायु होता है, उसमें क्या होता है, उसमें से पानी का अंश होता है। जैसे हम लोग मुँह से फूंक मारते हैं किसी चीज़ पे तो हवा के साथ साथ क्या निकलता है, उसमें जल का छोटा छोटा कण होता है, जो उसमें शीशा दर्पण के ऊपर क्या चिपक जाता है और जमा हो जाता है। तो इसी कारण लगता है कि वह भीग गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जब हम फूंक मारते हैं तो क्या होता है उसमें कि जल का वाष्प का अंश होता है जो लेंस पर संघनित हो जाता है, जमा हो जाता है, जिसके कारण लेंस भीग जाता है। ये था आंसर नंबर 6। आइए देखते हैं सवाल नंबर 7। तो सवाल नंबर 7 है कि बादल कैसे बनते हैं।
इसको बताना है कि बादल बनने का प्रक्रिया क्या है, बादल कैसे कैसे बनता है। तो अभी हम लोग देखे थे जल चक्र में कैसे बनता है। इसको पहले क्या होता है कि जब धूप उगती है तो धूप जो उसके गर्मी से कुआं तालाब झरने का पानी जो होता है गर्म होकर वाष्प बन के कहाँ चला जाता है, वायुमंडल में हवा के साथ में। और वहाँ जाने के बाद धीरे धीरे ठंडी जाती है और ठंडी होने के बाद संघनित हो जाता है और संघनित होने के बाद धीरे धीरे क्या होता है, बादल बन जाता है। चलिए इसी को हम लिखते हैं आंसर के रूप में। देखिए इसका हम चल लिखते हैं सवाल नंबर 7 का आंसर कि देखिए उत्तर है इसका कि दिन के समय सूर्य की किरणें महासागर, नदियाँ, झीलों तथा तालाबों में भरे जल पर पड़ती है तो इसके परिणाम स्वरूप सभी का जल नियंत्रण वाष्प में परिवर्तित होने लगता है। तो इसमें क्या बोलता है कि जब नदी, तालाब, झरना, समुद्र पर जब सूरज की किरणें दिन में पड़ता है तो क्या होता है कि वह नियंत्रण वाष्प होकर परिवर्तित होने लगता है, यानी वह वाष्प में बदल जाता है और वायु के साथ मिलकर ऊपर उठने लगती है। वायु के साथ में मिलकर आता है ऊपर उठने लगता है। जैसे जैसे वायुमंडल में ऊपर जाती है वह ठंडी हो जाती है। ये बताए थे कि जैसे जैसे वायुमंडल में ऊपर उठती है वह क्या होता है, ठंडी हो जाती है और कुछ ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जल वाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदे में परिवर्तित हो जाती है। वो ऊपर जाता है, ऊपर जाने पर इतना ठंडा हो जाता है कि जो जलवाष्प होता है वह संघनित हो जाता है, यानी जमा हो जाता है और जमा होने के बाद छोटा छोटा जल के बूंद में परिवर्तित हो जाता है, यानी बन जाता है, जिसे हम लोग जल कणिकाएँ कहते हैं। तथा यह जल कणिकाएँ वायु में तैरती रहती है जो हमें बादल के रूप में दिखाई देती है। और यही जो दिखाई देती, यही कहते हैं बादल में तैरता है जो हमें दिखाई देता है बादल के रूप में, और इस तरह से इसका बादल का निर्माण होता है। आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आएगा। अब चलिए देखते हैं सवाल नंबर इसका अगला जो है, देखते हैं सवाल नंबर 8। इसको आप लिखना चाहेंगे तो इसको लिख लीजिएगा एक बार अच्छा से। चलिए ठीक है, इसको लिख लें। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है कि जल बचाने के लिए आप कौन से आसान उपाय को कर सकते हैं, लिखिए। तो बोला कि जल को सेव करने के लिए, बचाने के लिए, संरक्षण करने के लिए कौन से आसान उपाय आप कर सकते हैं जिससे पानी का मतलब बचाव हो सके, ज़्यादा पानी बर्बाद ना हो, उसमें उपाय को लिखना है। चलिए हम लिखते हैं सवाल नंबर 9 को। आइए देखते हैं सवाल नंबर 9 देखते हैं। हालांकि सवाल नंबर 8 छूट गया, उसको फिर देख लेंगे। चलिए पहले देखते हैं सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में हम देख रहे थे, इसका आंसर क्या उत्तर है कि जल बचाने के लिए हम लोग निम्न प्रकार के आसान उपाय को कर सकते हैं। पहला क्या है कि भवनों की छत पर एकत्रित जल को पाइपलाइन के माध्यम से भंडारण टैंक में संग्रहित करना। यानी क्या, जो बरसात के दिन में जो बारिश होती है तो जो घर या भवनों के ऊपर जो पानी जो जमा हो जाता है बारिश का, उसको पाइप के द्वारा माध्यम से उसको एक भंडारण टैंक में जमा कर सकते हैं ताकि उसको बचा कर रखेंगे और जब कभी जो जरूरत पड़े तो उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो पहला तरीका यह है। दूसरा है कि खुले जगहों से वर्षा जल का संग्रह करके या फिर उसे बोलते हैं लोग डोभाकरण या डोभा का निर्माण करके। जैसे कि खुले जगह में बारिश होकर पानी बह जाती है तो उसका कुछ उपयोग नहीं होता है, तो इस जगह पर हम लोग क्या करेंगे कि उसको डोभा हुआ खींच के गड्ढा वड्ढा बना के पानी को जमा कर देंगे ताकि कभी जरूरत पड़े खेती उती में करने में, अब पानी की बारिश नहीं हुआ तो उससे हम लोग उपयोग करके अपना फसल को बचा सकते हैं। दूसरा ये हो गया। तीसरा है कि नलकूप के द्वारा उपयोग करके बाकी पानी खुले में बहाने से उसे गड्ढे बनाकर पानी संग्रह किया जाए ताकि भूमि जल का स्तर वृद्धि हो। देखिए नलकूप जो होता है हम लोग क्या करते चलाते हैं तो पानी उसको ऐसे खुला में छोड़ देते हैं तो क्या होता है वो पानी धूप लगता है फिर धीरे धीरे क्या सूख जाता है। तो उससे बोला है कि जो पानी हम लोग उपयोग नहीं करते हैं, जैसे नहाते हैं, कपड़ा धोते हैं, बाकी पानी जो बह जाता है उसे बोलता है कि बहने से उसे कहते गड्ढा बना के संग्रह कर देना चाहिए ताकि वो क्या हो, ताकि उसे भूमि जलाने पानी क्या करे उसको अंदर सोख ले धरती, फिर चला जाए अंदर और फिर वही उससे जब अंदर चला जाएगा तो इससे क्या होगा उसका भूमि जल का जो होगा स्तर हमेशा बना रहेगा। तो ये भी इससे हम लोग क्या कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा है, इसका नंबर 4 है कि अनावश्यक जल का उपयोग ना करके, या इसे बोल सकते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा जल का उपयोग ना करके। ठीक है कि अनावश्यक मतलब कि जितना ज़रूरी है उतना यूज करें, उससे ज़्यादा ना करें, बेकार पानी का हम लोग यूज ना करें, ज़रूरत है तब पानी को यूज करें। तो इस तरह से हम लोग उसको पानी को हम लोग
बचा सकते हैं, जल को हम लोग सेव कर सकते हैं। तो ये था सवाल नंबर 8 का। आइए देखते हैं सवाल नंबर 9 था ये, और देखेंगे सवाल नंबर 8 देखेंगे जो छूट गया था। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 8 देखते हैं जो छूट गया था बीच में पानी चला। आइए देखते सवाल नंबर 8 कि एक जल की ठंडी बोतल रेफ्रिजरेटर से निकालिए और इसे मेज पर रखिए। कुछ समय पश्चात आप इसके चारों ओर जल की छोटी छोटी बूंदें देखेंगे, क्यों? बोलते हैं कि जब हम लोग रेफ्रिजरेटर से निकालते हैं पानी की बोतल या कोई भी चीज़, तो कुछ देर के बाद उसके बाहरी भाग पे छोटा छोटा पानी का जो बूंद है उस पर दिखाई देने लगता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण क्या होता है कि जो बोतलें निकालते हैं तो अपने चारों ओर की जो उसका होता है हवा होता है, हवा में जो नमी जो रहता है उसको क्या करता है, ठंडा करके उसको संघनित कर देता है, इसीलिए उसे बोतल पे छोटी छोटी दिखाई देने लगता है। आइस कैसे वो लिखते हैं आंसर सवाल नंबर 8 का। देखिए सवाल नंबर 8 है कि जब जल की ठंडी बोतल रेफ्रिजरेटर से निकालते हैं तो ठंडी बोतल की बाहरी सतह बाहर की हवा को ठंडा कर देता है। बताएं कि बाहर हवा को क्या करता है, ठंडा कर देता है, और वायु में उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर बोतल की सतह पर छोटी छोटी बूंदे के रूप में दिखाई देते हैं। देखिए सवाल नंबर 8 का आंसर। आइए देखते हैं सवाल नंबर 9 तो देख लिए, अब चलते हैं सवाल नंबर 10। आइए दोस्तों देखते हैं सवाल नंबर 10 है कि पानी पीना सबके लिए आवश्यक है, यह हमें क्या लाभ पहुंचाता है? बोला कि पानी पीना सबके लिए आवश्यक है, तो यह हमें क्या लाभ पहुंचाता है? तो हम जानते हैं कि पानी के बिना तो कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता है, इसीलिए तो पानी को बोला जाता है जल ही जीवन है। तो आइए देखते हैं लोग सवाल नंबर 10 का आंसर। आइए देखते हैं सवाल नंबर 10 का आंसर है कि सभी सजीव प्राणियों के लिए पानी पीना अनिवार्य है। हम लोग जानते हैं कि जितना भी सजीव है सभी के लिए पानी पीना क्या अनिवार्य है। पानी के बिना जिंदा रहना एकदम मुश्किल है, क्योंकि भोजन के बिना मनुष्य कई सप्ताह तक जीवित रह सकता है, परंतु जल के बिना वह केवल 6 दिन तक ही जीवित रह सकता है। जल मुख्य रूप से पाचन में सहायक तथा शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर करने में सहायक होता है, इसलिए हम लोग जल ही जीवन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जल के बिना जिंदगी संभव ही नहीं है, इसीलिए जल को क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। चलिए आई होप लोग अच्छा से समझ में आया होगा। इस तरह से हम लोग सवाल चैप्टर नंबर 2 क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 2 जल का हम लोग सभी अभ्यास का प्रश्न उत्तर हम लोग सॉल्व किए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा समझ में आया होगा। अगर आप लोग को अच्छा समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 3। तब तक के थैंक यू, धन्यवाद।